दिन था गुरुवार का, तारीख थी 1 अगस्त साल 2024 और मौका था पेरिस ओलंपिक्स का। इस दिन यहां हुआ महज 46 सेकंड का एक बॉक्सिंग मैच जो अब दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा इसलिए क्योंकि जिस पेरिस ओलंपिक को जेंडर न्यूट्रल कहा जा रहा था, उसी पर अब सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह है गुरुवार को हुआ यही 66 किलो भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 वाला मैच। इस मैच में इटली की एंजेला करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच भिड़ंत हुई और महज 46 सेकंड के अंदर एंजेला को ईमान ने घुटनों के बल ला दिया और घुटनों के बल बैठी एंजेला के आंसू और एक सवाल इस मैच पर विवाद छेड़ दिया। असल में खलीफ के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा बताया गया और दावा किया गया कि वे एक पुरुष हैं। तो क्या वाकई पुरुष को महिला के साथ खिलाया गया? क्या मुकाबला बराबरी का नहीं था? इसी पर बात करने के लिए जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनल वोहरा, डॉक्टर रोहित कश्यप और फोन पर मौजूद हैं भारतीय फर्राटा धाविका दुती चंद और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट कविता चहल जी। कविता चहल जी, आप वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट हैं। हैवीवेट इंडियन फीमेल बॉक्सर के तौर पर आपने कई इंटरनेशनल मुकाबले लड़े हैं। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? क्या टेस्टोस्टेरोन कम या ज्यादा होने से खेलों पर किसी तरह का असर पड़ता है? क्या इस तरह के मुकाबले जायज हो सकते हैं? मैं ये कह रही हूँ, जो अभी ये जेंडर का चला है, ये ओलंपिक में जो एक लड़की पाई गई है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि लड़कों वाले हार्मोन्स होते हैं, इतनी मतलब नीचे से उठ के इतने ओलंपिक के लिए कितनी मेहनत करती है और जाके लड़की हार जाती है। तो ये वो लड़कों का कंपटीशन में करवाना चाहिए, उस लड़के के साथ कंपटीशन करना चाहिए, ना कि लड़की के साथ। हाँ, तो ये ही बहुत ही गलत बात है, एक लड़के के साथ एक लड़के का कंपटीशन कराना और एक 30 सेकंड में ही नॉकआउट मारना, ये कितनी वो बात है। ऐसे तो फिर सब ये चेंज करवा के लड़के ही खेलने लग जाएंगे, लड़के को कहाँ मौका मिलेगा। बिल्कुल मेन माना जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए। ये एक हार्मोन्स है जो लड़के की तरह होते हैं और मतलब लड़की से दुगना पावरफुल हो जाता है। क्योंकि लड़के वाली ही वो क्या बोलते हैं उसको, वही आ जाती है, मतलब पावर लड़की की कम पावर होती है और लड़के की बहुत ज्यादा होती है। तो लड़की कैसे सहन करेगी उसका पावरफुल जो पंच मारेगी? हाँ बहुत ही ताकतवर हो जाता है। जी, हाँ जी, बिल्कुल फीमेल के साथ फीमेल का ही होना चाहिए, ना कि जेंडर वाला होना चाहिए। शुक्रिया कविता जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय फर्राटा धाविका दुती चंद जी। दुती जी, जेंडर पर यह विवाद कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ऐसे ही एक विवाद का सामना आप खुद भी कर चुकी हैं। आपने इससे जुड़े आईओसी के नियमों को चुनौती भी दी है। एक हार्मोन के कम या ज्यादा होने पर जेंडर पर उठने वाले इस सवाल पर आपका क्या मत है? देखो, किसी का हार्मोन लेवल को लेके किसी को बैन करना ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी सबका सेम नहीं रहता। किसका हार्मोन लेवल ज्यादा रहता है तो किसका कम रहता है। ऐसे देखेंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अमेरिकन एथलीट हो या साउथ अफ्रीका की, जमाइका की, इन लोग का भारत का एथलीट के साथ में देखेंगे तो वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो स्ट्रांग है उन्होंने। फिर भी हम लोग इनके साथ कम्पीट करते हैं कंपटीशन में, और इतनी बड़ी कंपटीशन में जो इतना सारा टेस्टिंग देने के बाद जाके उधर पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसका को लेके अब इतनी बड़ी जो न्यूज फैल रहा है, ये तो सबसे बड़ा बुरा खबर है। क्योंकि इतनी बड़ी कंपटीशन में इनको इतना असम्मान किया जा रहा है, इनका जेंडर के ऊपर सवाल आ रही है अभी सोशल मीडिया में जितना जो हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। तो बेसिकली देखेंगे तो हार्मोन लेवल क्या है, टेस्टोस्टेरोन मात्रा क्या होता है, जेंडर क्या होता है, वो तो मेडिकल टीम रहता है, वो लोग बता पाएंगे। तो हम नॉर्मल आदमी हो के हम किसी को बुरा, किसी को अच्छा ही नहीं बोल सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऐसा है, अब किसी को देख के कुछ बोल नहीं सकते कि ये लड़का है ये लड़की है। तो ये जो कंट्रोल चल रहा है तो बहुत खराब हो रहा है मेरे हिसाब से। ऐसा इश्यू आया था मेरा 2014 में। मेरी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन मात्रा 3 पॉइंट से लेके 0.5 ग्राम बढ़ गया था। बेसिकली रूल में था ऐसा, 2.5 से लेके 3 के बीच में मिलीग्राम में रहना चाहिए हार्मोन लेवल। मेरा 0.55 लेवल बढ़ गया था, और इसमें आईओसी ने कहा था कि ये हार्मोन लेवल बढ़ने से बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है परफॉर्मेंस को इंकरेज करने के लिए, जिसको मैंने गलत साबित किया था। क्योंकि ये हार्मोन लेवल बढ़ने से बॉडी में कोई भी जो परफॉर्मेंस बढ़ाता नहीं, कोई एडवांटेज हमको नहीं मिलता है।
तो वो इसीलिए मैं केस चैलेंज किया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में। उसमें प्रूव किया 1 ईयर के बाद मेरा जीत आया हुआ, मैं फिर ट्रैक को वापस आया। ये हार्मोन लेवल कुछ भी काम नहीं करता है बॉडी में, सिर्फ ऐसे ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये बॉडी में कौन काम नहीं करता है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जो कड़ी मेहनत करता है बस जीत इनका ही होता है। और ऐसे बात करेंगे तो जो बोल रहे कि हार्मोन लेवल बढ़ने से परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, ऐसे देखें तो जो वो इमेन खाले भी हो तो इससे पहले भी 9 कॉम्पिटिशन में हार चुके हैं। उस टाइम में क्या हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था इसका? अभी हो रहा है ओलंपिक में जीतने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है, जी बस जो मेहनत करता है वही सक्सेसफुल होता है। जी जी मेरे टाइम में भी देखो, जब 2014 में मैं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप खेलने के लिए गया था जूनियर में ताइपेई, उधर गोल्ड मेडल लेके आया था। जी वो आने के बाद एक पूरा हंगामा आ गया कि दीदी के पास जेंडर इशू है, ये हार्मोनल इशू है। जब मैंने रियो ओलंपिक में हार के आया, कहीं कोई तो कुछ नहीं बोला जी कि उस टाइम में क्या हार्मोन नहीं था मेरी बॉडी में, तो मैं ओलंपिक में क्यों हार गया मैंने, और कॉमनवेल्थ गेम में क्यों हार गया मैंने। और ऐसे भी काफी नेशनल कंपटीशन में भी देखेंगे तो काफी नेशनल कंपटीशन में मेरा मेडल नहीं है। धनलक्ष्मी हो या माता से वो लोग जीता है, मैं भी काफी टाइम में सेकंड और ब्रॉन्ज मेडल भी लिया है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करते इसमें ऊपर हारने के बाद कुछ ना कुछ इल्जाम लगाते। जैसे आपने अभी देखे होंगे 2018 एशियन गेम में नंदिन करके एक हडल्स एथलीट है, जो जीतने के बाद स्वप्ना वर्मा हार गया था। वो उन्होंने बोला कि इसके जेंडर को लेके इशू कराया था कि वो ट्रांसजेंडर एथलीट है इसलिए वो जीत गया, मैं हार गया। फिर बाद में कुछ प्रूव नहीं दे पाया, इसलिए वो न्यूज थम गया था। बेसिकली जो हार जाता है ना, इसके ऊपर लोग ज्यादा सोचते हैं शायद सही होगा, क्योंकि पोस्ट ऐसा चीज है ना, सबका बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं रहता। जी 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 तो जो शक्तिशाली है, जो ज्यादा ताकत वाली है, इनको पुरुष की तरह देखा जाता है, इसलिए लोग इमिडिएटली विश्वास कर लेते हैं कि हाँ शायद पुरुष होगा वो। हम्म जी डॉक्टर रोहित, यहाँ पर हमने दो खिलाड़ियों की बातें सुनी, दोनों के ही विचार इस पर अलग अलग थे, लेकिन एक चीज का जिक्र बार बार हुआ, वो था टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन किस तरह से ये तय करता है कि कोई खिलाड़ी महिला है या पुरुष। खेलों में सेक्स टेस्टिंग की गाइडलाइंस क्या हैं? बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है वो जो फीमेल्स में नॉर्मल रहता है 0.5 टू 2.4, मेल्स में रहता है 7.7 टू 29.4। तो इससे टेस्टोस्टेरोन के आधार पर हम ये नहीं कह सकते मेल है या फीमेल है, क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया है कि इस कंडीशन को हम हाइपर एंड्रोजनिज्म कहते हैं। तो फीमेल्स में भी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई पाया जाता है। तो मेल फीमेल सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से नहीं कहा जा सकता। जी जो पॉलिसी की बात करें तो हमारी फर्स्ट पॉलिसी आई थी जो ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर 1968 के अंदर फर्स्ट ये पॉलिसी आई कि चेक करना कि हाँ भाई ये मेल है या फीमेल है। ताकि क्या होता है, जो मेल और फीमेल में जो स्ट्रेंथ एंडोरेंस की बात करें वो काफी डिफरेंस रहता है। तो मेल मेल के साथ फाइट करना चाहिए, फीमेल फीमेल के साथ करना चाहिए। इसके लिए पॉलिसी लाए थे 1968 में। इसमें जो टीम फिजिशियन होता था वो हमारा फिजिकल टेस्ट करके या क्रोमोसोमल टेस्टिंग और फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग ये सब करके चेक करते थे, और वो फेमिनाइन सर्टिफिकेट देते थे, हाँ जी ये फीमेल है, ये मेल है, अगर नीड होती थी फिर उसकी। तो जी फिर 2000 और एक्सप्लेन करूँ तो 2011 में नई पॉलिसी आई आईओसी की गाइडलाइंस के हिसाब से। उसमें फर्स्ट स्टेज में मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से चेकिंग, सेकंड में यूरिन और ब्लड टेस्टिंग फिजियोलॉजिकल, थर्ड में क्रोमोसोमल टेस्टिंग। अब एक इंसिडेंट हुआ 1988 में ओलंपिक्स में। तो एक हमारी महिला थी, तो उनको उनको इसी चक्कर में ओलंपिक कैंसिल किया गया उनका, पिंटो करके समथिंग लाइक नाम था शायद उनका। जी तो उनके अंदर जो क्रोमोसोमल टेस्टिंग में पाया गया उनका वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट था। बेसिकली फीमेल्स में एक्स एक्स होता है। हम्म, हाँ जी। जी डॉक्टर मृणाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस बीच अब एक सवाल ये भी उठकर आता है कि आखिर ये टेस्टोस्टेरोन है क्या, डॉक्टर मृणाल? टेस्टोस्टेरोन मैडम एक्चुअली एक मेल हार्मोन है जो मेल्स जी में प्रीडोमिनेट करता है। जिस तरह से विमेन में ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेट करता है, उसी तरह से मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी पाया जाता है, जिस तरह से कुछ मात्रा में ईस्ट्रोजन मेल्स में पाया जाता है। लेकिन मेल हार्मोन जो मेल्स में है वो है टेस्टोस्टेरोन, उसी का जो कंपैरेटर फीमेल हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन। तो मेल्स में अगर इसकी मात्रा 10 से 30 नैनोग्राम पर एमएल के आसपास होती है, तो उसके कंपैरिजन में नॉर्मल फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 0.5 से लेकर 2 नैनोग्राम पर एमएल तक होती है। जी। तो ये किस तरह से तय होगा? क्या ये हार्मोन अगर किसी महिला में ज्यादा है तो किसी तरह से उसकी फिजिक में या उसकी शारीरिक क्षमता में इसका फर्क पड़ता है? मैडम टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल्स में ज्यादा है तो ये जी। एक
मेडिकल कंडीशन होती है जिसको हम कई बार पीसीओएस माना जाता है। पीसीओएस एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है गर्ल्स में, तो उसके मेल फीचर्स आने लगते हैं, जैसे अवांछित बाल जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं, या मसल्स बहुत ब्रॉड हो जाना, या मस्कुलिन बॉडी ज्यादा होना। इससे मेल पावर बढ़ जाएगी या उसको मैस्कुलाइन पूरे जो मेल्स वाली मस्कुलर पावर आ जाएगी, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन हाँ, मेल पावर, मेल फीचर्स आने लगते हैं, जैसे ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड पेल्विस, ब्रॉड मसल्स। हिर्सुटिज्म के फीचर्स लाइक अवांछित बाल, बेड एंड मुस्टेच, दाढ़ी मूंछ के एरिया में बाल आना, पीरियड्स उसके इरेगुलर हो जाना। तो ये सब हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल जो जी। फीमेल्स में पाया जाता है, उन फीमेल्स में ये फीचर्स आ जाते हैं। तो डॉक्टर मीनल, वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी महिला का ये हार्मोन जो है वो एक सामान्य स्तर से ज़्यादा हो जाता है? क्या इसमें किसी तरह की दवाएं या कुछ इस तरह के ड्रग्स भी काम में आते हैं कि अगर आप किन्हीं दवाओं पर हैं या किसी तरह के ड्रग्स पर हैं जो आप ले रहे हैं अपनी किसी दूसरी समस्या के लिए, तो वो आपके इस हार्मोन को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है मैडम। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो जो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का सोर्स है फीमेल्स में, वो है या जी। तो एड्रिनल्स या ओवरीज। लेकिन दोनों ही ऑर्गन्स, एड्रिनल्स और ओवरीज, एक बहुत ही सीमित मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में इस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, बिकॉज एक लिमिटेड अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन का फीमेल्स में भी रोल है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। उसी तरह से मेडिकल कंडीशंस को छोड़ दिया जाए, कई बार हमारे एड्रिनल्स में ट्यूमर्स होते हैं जिससे एंड्रोजन ज्यादा बनने लगते हैं। लेकिन अगर हम इतनी हाई लेवल मेडिकल कंडीशंस को छोड़ दें और ड्रग्स की बात करें, क्योंकि आप स्पेसिफिकली ड्रग्स पूछ रहे हैं, जी। तो यहाँ कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स, अगर बहुत लॉन्ग टर्म लिए जाएं तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, या फिर मेल हार्मोन्स फीचर्स आने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी वजह से मेल हार्मोन्स प्रिडोमिनेट करने लग जाता है। तो क्या ये किसी तरह से, डॉक्टर मीनल, क्या ये किसी तरह से किसी महिला की शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि बात यहाँ पर खेल की हो रही है और दमखम की हो रही है। तो क्या अगर ये हार्मोन किसी महिला में ज्यादा है तो वो शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होंगी? मैडम, मार्जिनली डिफरेंस आएगा, क्योंकि ऑल दोस जी। फीमेल्स हैविंग अ हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिनको टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, उनमें मसल मास ज्यादा होगा। तो मसल मास ज्यादा होगा तो डेफिनेटली थोड़ा मैस्कुलाइन पावर ज्यादा होगी, ज्यादा वेल बिल्ट होंगी। तो ज्यादा वेल बिल्ट है, ब्रॉड शोल्डर है, ब्रॉड पेल्विस है, ब्रॉड मसल्स है, मसल मास ज्यादा है, तो कुछ मार्जिनल मस्कुलर पावर भी ज्यादा होगी निश्चित तौर पे। लेकिन ग्रॉसली अगर हम यहाँ पे डिस्कशन स्पोर्ट्स का कर रहे हैं, तो विमेन अपने एफर्ट से अपनी मस्कुलाइन पावर बढ़ाती है, जो स्टेमिना बिल्डिंग होती है, तो वो तो सभी स्पोर्ट्स पर्सन में सेम ही रहता है। केवल टेस्टोस्टेरोन के बढ़ जाने से इतना ह्यूजली डिफरेंस नहीं आएगा कि हाँ थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो स्पोर्ट्स की पूरी कैपेसिटी बदल जाए या क्षमता पूरी तरह से बदल जाए, या केवल टेस्टोस्टेरोन की वजह से हम ये कह दें कि ये इस दिस पर्टिकुलर फीमेल का इस स्पोर्ट्स में इंक्लूजन ही गलत हो गया। ये गलत हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर नॉर्मली हाई है थोड़े बहुत, तो उनसे मस्कुलर पावर ज्यादा होगी, निश्चित तौर पे थोड़ी ज्यादा होगी, ग्रॉस फर्क नहीं आ सकता। जी। डॉक्टर रोहित, ऐसे और कौन से खेल हैं जिसमें इस हार्मोन के स्तर के आधार पर जेंडर का निर्धारण किया जाता है? जैसे कि कह सकते हैं जिन स्पोर्ट्स में पावर ज्यादा, क्योंकि मैम ने आपको बताया कि हमें कुछ मार्जिनल डिफरेंस रहता है, तो जो पावर गेम्स हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, रग्बी, पावर लिफ्टिंग, इन गेम्स में एक अपर हैंड कह सकते हो आप थोड़ा सा, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो। जी। तो क्या वाकई अगर ये हार्मोन, आप खेल से जुड़े रहे हैं, आप टोक्यो ओलंपिक में भी गए थे खिलाड़ियों के साथ, तो आपका अनुभव इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है, तो क्या वाकई अगर किसी महिला खिलाड़ी में ये हार्मोन ज़्यादा है, आपने लाइव उन्हें देखा होगा, ये उनके प्रदर्शन को किस हद तक प्रभावित कर सकता है? तो जैसे कि मैम ने बताया बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा बहुत चेंज डेफिनेटली अपर हैंड रहेगा। हाँ भाई, मसल स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो थोड़ा सा आप बेनिफिट कह सकते हैं। बाकी मेजर तो उनका ट्रेनिंग जो उन्होंने किया है, अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, सबका टोटल देखा जाता है। जी। तो क्या हर अलग अलग तरह के खेल के लिए ये जो हार्मोन का स्तर है वो एक ही रखा जाता है या उसमें कुछ फर्क होता है? महिलाओं को उस स्तर को मेंटेन करना पड़ता है, महिला खिलाड़ियों को? आईएफसी की गाइडलाइंस के हिसाब से जो 10 नैनो मोल्स पर लीटर है, ये
इससे नीचे फीमेल्स का पार्टिसिपेशन के लिए इससे नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर के लिए तो नहीं हो गया ऑब्वियसली। बट कुछ फेडरेशंस में जैसे एथलेटिक्स की बात करें हम 400 मीटर की, इसमें जो लेवल है वो 5 नैनोमोल्स पर लीटर बताया गया, उससे कम रहना चाहिए। जी जी। डॉक्टर मीनल, सभी खिलाड़ी जो होते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं, मस्कुलिन होते हैं। किस तरह के लक्षण या किस तरह आप किसी को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये हार्मोन जो है इन महिला में ज्यादा है? किस तरह के लक्षण नजर आते हैं? मैम, जब जैसे ही अगर हम किसी को भी देखेंगे, अगर स्पेसिफिक हम फीमेल्स की बात करते हैं, जी तो एक गायनेकॉइड स्ट्रक्चर होता है, एक फीमेल गायनेकॉइड फीमेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट बोल लीजिए, या ब्रेस्ट साइज है, या वेस्ट साइज है, पेल्विस साइज है, तो एक गायनेकॉइड स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह से अगर हम एक मेल को देखते हैं तो उसमें एंड्रॉइड शेप होता है, विच इज कॉल्ड लाइक एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इतनी वेस्ट लाइन नहीं आएगी, शार्प वेस्ट लाइन नहीं आएगी। तो एक गायनेकॉइड स्ट्रक्चर वर्सेस एक एंड्रॉइड स्ट्रक्चर, वो आपको एक फर्स्ट लुक में समझ आता है कि हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल हार्मोन्स डोमिनेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फीमेल में। उसी तरह से आप देखेंगे कि उनके एक्ने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऑयली स्किन है, उनके हेयर ग्रोथ का पैटर्न डिफरेंट होगा, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, अपर लिप ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है, चिन पे हेयर ग्रोथ ज्यादा है, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ ज्यादा है। इवन उनके नॉर्मल हाथों पे अगर हम देखते हैं तो हमें देखने से ही मालूम पड़ता है कि यस, दिस विमेन हैज गॉट अ प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल हार्मोन, और उनका हेयर ग्रोथ पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग है। देन एक्ने, ऑयली स्किन, मसल मास, जैसा मैंने आपको बताया कि looking at the patient or looking at the female who's coming and seeing us, we can say that the muscle mass is more, and the muscle mass distribution is also more of a masculine pattern. जी। तो वो हमें देखने से, क्लिनिकली पेशेंट को देखने से समझ आ ही जाता है। उन्हीं को प्रूव करने के लिए कुछ सर्टेन लैब टेस्ट भी करा लेते हैं, विच जस्ट डॉक्यूमेंट की जो हमने क्लिनिकली जज किया था, वो हमारा क्लिनिकल जजमेंट और क्लिनिकल एक्यूमेंट जो है वो लैब रिपोर्ट्स के साथ मैच कर रहा है। तो देयर आर वेरी क्लियर पिक्चर, लाइक हिर्सुटिज्म के फीचर आएंगे, ऑयली स्किन आएगी, ब्रॉड मसल्स आएंगे, these are all very clear, and plus हिस्ट्री देती है फीमेल्स की, हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, स्कैंटी पीरियड्स हैं, ब्लड फ्लो कम है, so all these correlate with each other and we get a clue that this particular female has high predominance of male hormones. जी। तो डॉक्टर रोहित, आपने लंबे समय तक खिलाड़ियों के साथ उनकी सेहत पर काम किया है। किसी तरह से अगर किसी खिलाड़ी को खेल से कुछ समय पहले ही, मतलब ठीक ठाक समय पहले जिसमें वो उसे बेहतर कर सकते हैं, पता चलता है कि उनके उस हार्मोन का स्तर ज़्यादा है, तो वो क्या उपाय करके अपने इस हार्मोन के स्तर को, जो एक सामान्य स्तर है, उस पर ला सकते हैं? इसमें तो आपको गायनेकोलॉजी की मैम हमें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कैसे हार्मोनल लेवल कम करना है। बट ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये क्लियर गाइडलाइन है। 2015 में जो कंसेंस आया था उसमें अगर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के लिए कोई भी टूर्नामेंट है उससे 6 मंथ पहले का जो हमारा ब्लड लेवल में जो वो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल वो 10 नैनो मोल्स पर लीटर से कम होनी चाहिए। जी, ये आपने कहा कि 6 महीने पहले। डॉक्टर मीनल, क्या ये भी संभव है कि इन 6 महीनों के भीतर, यानी कि इतने समय के दौरान, ये हार्मोन फ्लक्चुएट कर सके, कम या ज्यादा हो? मैडम, दिस इज अ लिटिल अनलाइकली, क्योंकि जो पेशेंट हिस्ट्री देंगे तो वो हमें पता ही होगा कि वो कितने लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है। एक लास्ट 6 में, अगर आज की डेडलाइन पे आपका पेशेंट के सारे वैल्यूज नॉर्मल हैं और कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया है, मतलब किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करी गई है, कोई दवाई नहीं दी गई है, तो अपने आप अचानक से 6 ही महीने में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, या ईस्ट्रोजन लेवल्स अपने आप कम या ज्यादा हो जाए, थोड़ा कम लाइकली है, लेस लाइकली है। लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, मेडिकल कंडीशंस हैं। हो सकता है कि अचानक आपको कोई ट्यूमर बन गया हो बॉडी में जिससे आपको एंड्रोजन ज्यादा बनने लगे हो, तो विच कैन नॉट बी रूल्ड आउट 100%, बट कम चांसेस है कि 6 महीने के भीतर भीतर रिपोर्ट्स अपने आप बिना इंटरवेंशन के बदल जाए। जी। डॉक्टर रोहित, यहाँ पर एक पॉइंट है वो काफ़ी अहम बन जाता है कि खलीफ को साल 2023 में भारत में हुई विश्व चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि वो जेंडर टेस्ट में फेल हुई थी। तो ऐसे में ये सवाल एक उठता है कि इस आधार पर
कि अगर आपका, क्योंकि हमने 2 एथलीट से भी अभी बात करी, दोनों के ही मत बिल्कुल अलग थे। एक खिलाड़ी कहते हैं कि इस तरह के खेल नहीं होने चाहिए, बराबरी के होने चाहिए। दूसरे खिलाड़ी का कहना ये है कि अगर थोड़ा बहुत हार्मोन ऊपर नीचे होता है तो खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? मेरी राय इसमें जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी क्लियर राय है 2015 वर्डिक्ट के हिसाब से। इवन जो जेंडर चेंज करा लेते हैं, जैसे कि मैन फीमेल, मेल फीमेल में कन्वर्ट हुए, तो उसमें क्या लिखा है, उसमें जो पर्टिकुलर उनको 1 ईयर का जो, जैसे कि मैंने टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करते हैं, अगर वो कन्वर्जन उनका है तो उसमें 1 साल का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 नैनोमोल पर लीटर से कम होना चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर फीमेल टू मेल कन्वर्ट है तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है फीमेल से मेल में कन्वर्जन हुआ है जेंडर चेंज के केस में। जी, तो इस तरह के मामलों में तो फिर ये हार्मोन के फ्लक्चुएट होने के चांसेस ज्यादा होते होंगे डॉक्टर रोहित? हाँ जी, तो इसलिए आईओसी ने क्लियर गाइडलाइन रखी है कि पैरामीटर्स ठीक रहेंगे तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जेंडर चेंज के केस में। जी, तो जिस दौरान वो अपना जेंडर चेंज सर्जरी कराते हैं उस दौरान भी कुछ खास तरह की दवाइयां और ड्रग्स उन्हें दिए जाते हैं, क्या उनका भी कोई असर इस हार्मोन पर पड़ सकता है डॉक्टर मीनल? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। जो जेंडर करेक्शन या जेंडर रिवर्सल की जो सर्जरीज हैं या जो मेडिकल मैनेजमेंट है, वो एक बहुत लंबा और एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। उसमें हमें डिपेंडिंग अपॉन की पेशेंट की क्या डिजायर है, क्या ड्रीम्स है, उसके साथ, फॉर एग्जांपल अगर एक मेल को फीमेल में कन्वर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले उसके टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करना पड़ेगा, मुझे उसके मेल हार्मोन को कम करना पड़ेगा, और उसके अंदर मुझे फीमेल हार्मोन लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके बाद उसकी करेक्टिव सर्जरीज होंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे फीमेल को मेल में कन्वर्ट करना है तो सेम ऑन द सेम प्लान एंड प्रोटोकॉल उसके ईस्ट्रोजन को कम करना होगा, मुझे धीरे धीरे उसका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाते जाना है, और फिर उसको करेक्टिव सर्जरीज देनी है। तो डेफिनेटली दिस एंटायर प्रोसीजर इज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट एंड लॉट ऑफ मेडिकल रिप्लेसमेंट्स। ये अपने आप केवल सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं है, they take a lot of time, and definitely इसमें बहुत जर्नी है ये, और इसमें बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब, नॉट एग्जैक्टली द वर्ड डिस्टर्ब, बट ये हार्मोन्स को रिवर्स करती हैं। मेल हार्मोन्स के पैटर्न को हम फीमेल पे लेके जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स के पैटर्न को मेल पैटर्न पे लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली वी रिक्वायर ड्रग सपोर्ट। जी, डॉक्टर रोहित, ये आपने एक बहुत ही सही चीज़ पर प्रकाश डाला कि ऐसा भी होता है कि कुछ मेल जो हैं वो सेक्स चेंज की सर्जरी कराते हैं और वो फीमेल्स के साथ खेलते हैं। खिलाड़ियों के साथ लंबे समय तक जुड़े आप रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि वो कभी पुरुष थे और आज वो महिला के तौर पर खेल रहे हैं, तो फिजिकल स्ट्रेंथ में बिल्कुल उनमें असर दिखेगा। तो खिलाड़ियों के तौर पर, खिलाड़ियों की तरफ से ये किस तरह से लिया जाता है? क्या वाकई ये खेल में इसका असर दिखता है, भले ही हार्मोन को हम लेवल पर ले आए? थोड़ा बहुत चेंज तो दिखता है, बाकी इसका डिसीजन तो आईओसी को ही लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बाकी जो जेंडर चेंज कराते हैं उनको भी स्पोर्ट्स खेलने का, पार्टिसिपेट करने का हर चीज में अधिकार है, इसलिए उनके लिए स्पेशल रूल बनाया गया है कि इतने टाइम में आपको ये हार्मोन इतना। जी, शुक्रिया रोहित जी, शुक्रिया डॉक्टर। ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट, और हमने कुछ खिलाड़ियों से भी इस बारे में बात करी जो उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब ये आप अपने विवेक से तय करें कि ये कितना सही है और कितना गलत। नियम तो नियम है। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, एनडीटीवी इंडिया देखते रहें।